हेलो एवरीवन। ये एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 का वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रही हूँ और इस वीडियो में मैं सेक्शन 4, 5 एंड 6 डिस्कस करूँगी एंड फर्दर वीडियो में हम सेक्शन 7, 8 को कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की और उसमें आपको 4-5 वीडियो ऑलरेडी मिल जाएंगे, जिसमें से अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के नाम से आपको वीडियोस मिलेंगे। उसी सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देखें, सेकंड देखें, मैं लिंक ऊपर दे दूँगी एंड फिर आप इस थर्ड वीडियो को देखें जिसमें मैं चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो सेक्शन 4 क्या कहता है, तो एज़ यूजुअल फर्स्ट मैं रीड करूँगी एंड देन एक्सप्लेन करूँगी। सेक्शन 4 और 5 जो है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एंड सेक्शन 6 मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप उसको उस हिसाब से पढ़िएगा। सेक्शन 4 कहता है प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। यहाँ पे ये कह रहा है कि इस चैप्टर में जो भी दिए गए प्रोविजंस हैं वो कुछ अकोमोडेशन जो स्पेसिफाइड पीरियड इस सेक्शन में बताया गया है उस पर अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये चैप्टर उतने सालों के लिए ऐसी अकोमोडेशन जो यहाँ दे रखी हैं उस पर अप्लाई नहीं होगा। अब सेक्शन कहता है नथिंग इन दिस चैप्टर शेल अप्लाई टू एनी अकोमोडेशन और पार्ट देयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वॉज कंप्लीटेड before or after the commencement of this act for the period of 5 years from the date on which completion of such construction was notified to the local authority concerned। तो ये कह रहा है कि जिस भी डेट पे जो कंस्ट्रक्शन है उसे नोटिफाई किया गया लोकल अथॉरिटीज़ के सामने, उससे 5 साल तक ये चैप्टर उस अकोमोडेशन पे नहीं लगेगा। ठीक है, और ये हो सकता है कि इस एक्ट के कमेंस होने के पहले वो अकोमोडेशन कंस्ट्रक्ट हुई हो या इस अकोमोडेशन के इस एक्ट के आने के बाद, मतलब 1961 के आने के बाद ये वो अकोमोडेशन कंस्ट्रक्शन में आई हो। पीरियड कितना है? 5 साल। ठीक है, तो 5 इयर्स जो पीरियड है जिस पे अप्लाई नहीं होगा, जिस पीरियड के लिए ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा वो 5 इयर्स है और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन 5 कहता है रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल। So we were studying rent in excess of standard rent not recoverable. It says no tenant shall, notwithstanding any agreement to the contrary, be liable to pay to his landlord for the occupation of any accommodation any amount in excess of standard rent of the accommodation। तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आ रही है स्टैंडर्ड रेंट बार बार, जो कि डेफिनेशंस में हमने पढ़ी थी, लेकिन डेफिनेशंस में सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि स्टैंडर्ड रेंट हम उस रेंट को मानेंगे जो कि सेक्शन 7 में दे रखा है और जिसका इंक्रीज़ जो है वो सेक्शन 8 में बताया हुआ है। अब जब हम सेक्शन 7 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड रेंट हम किसे मानते हैं। इस सेक्शन के लिए आप ये दिमाग में रखिए कि स्टैंडर्ड रेंट एक स्पेसिफाइड अमाउंट दे रखा है जो कि सेक्शन 7 में डिफाइन है। अब यहाँ पे कह रहा है कि रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल, मतलब जो भी स्टैंडर्ड रेंट सेक्शन 7 में बताया गया है उससे ज़्यादा उससे एक्सेस में रेंट रिकवरेबल नहीं है। ठीक है, मतलब लैंडलॉर्ड उससे ज़्यादा रेंट डिमांड नहीं कर सकता। सो कोई भी टेनेंट जो है वो लायबल नहीं है कि वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रेंट दे लैंडलॉर्ड को जो भी अकोमोडेशन को वो ऑक्यूपाई कर रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में। सबसेक्शन 2 कहता है
any agreement for payment of rent in excess of standard rent shall be construed as if it were an agreement for the payment of standard rent only. अगर कोई agreement होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कि मैं आपको स्टैंडर्ड रेंट से एक्सेस में रेंट दूंगा, तो उसे माना जाएगा कि वो स्टैंडर्ड रेंट को देने का ही अग्रीमेंट हुआ, क्योंकि सेक्शन 5 स्पेसिफिकली मना करता है कि स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा जो रेंट है वो रिकवरेबल नहीं है। अब सबसेक्शन 6 देखते हैं। सबसेक्शन 6 कहता है अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन शैल क्लेम्ड और रिसीव्ड एनी रेंट in excess of standard rent notwithstanding any agreement to contrary। तो कोई भी व्यक्ति ना ही क्लेम कर सकता है ना ही रिसीव कर सकता है कोई भी रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा। ठीक है, क्लेम कौन करेगा? लैंडलॉर्ड। क्लेम कौन करेगा? लैंडलॉर्ड। और रिसीव भी कौन करेगा? लैंडलॉर्ड ही रिसीव करेगा। तो नहीं कर सकता, ना ही वो बोल सकता है कि मेरे को स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा पैसे दो, और अगर टेनेंट देता है तो वो रिसीव भी नहीं कर सकता। ये बार लगाई हुई है। सबसेक्शन 2 कहता है नो पर्सन शैल इन कंसिडरेशन ऑफ द ग्रांट रिन्यूअल और कंटिन्यूएशन ऑफ अ टेनेंसी और सब टेनेंसी ऑफ एनी अकोमोडेशन क्लेम और रिसीव द पेमेंट ऑफ एनी सम एज प्रीमियम और पगड़ी और क्लेम और रिसीव एनी कंसिडरेशन व्हाटसोएवर इन कैश और इन काइंड इन एडिशन टू रेंट और except with the previous permission of RCA, that is Rent Controlling Authority, claim or receive the payment of any sum exceeding 1 month rent of such accommodation as rent in advance। तो यहाँ पे सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 कह रहा है कि कोई भी पर्सन ग्रांट के लिए, रिन्यूअल के लिए या कंटिन्यूएशन ऑफ टेनेंसी के लिए या सब टेनेंसी ऑफ अकोमोडेशन के लिए ना ही क्लेम कर सकता है कोई भी पेमेंट एज पगड़ी और प्रीमियम। अब प्रीमियम और पगड़ी में डिफरेंस क्या है? प्रीमियम क्या होता है? जैसे हम LIC होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है जो हम लेते हैं, उसका हम प्रीमियम देते हैं। तो प्रीमियम का मतलब हम उसे एनुअली हर साल देते हैं या हम हर 6 मंथ्स में देते हैं। तो जो चीज़ कॉन्टिन्यूएशन पेमेंट होता है, जो हमें बार बार एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद दिया जाता है, उसे कहते हैं प्रीमियम। पगड़ी जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में देखने को मिलेगी। अगर रूरल एरिया में कोई किसी को घर या दुकान किराए पे देता है तो कहता है कि आप इतना अमाउंट एज ए पगड़ी हमें दे दीजिए। ठीक है, सपोज़ कि रेंट जो है किसी दुकान का है 10,000 रुपये, तो लैंडलॉर्ड कहेगा कि आप एक काम कीजिए कि 1 लाख रुपए हमें एज ए पगड़ी दे दीजिए, और जब आप इस दुकान को खाली करेंगे तो ये जो पैसा है जो पगड़ी के अमाउंट में आपने दिया हुआ है वो हम आपको वापस कर देंगे। तो उसे बोलते हैं पगड़ी। तो यहाँ पे सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 मना कर रहा है कि आप ना ही किसी अकोमोडेशन को देने के लिए या उसको रिन्यू करने के लिए या उसमें कंटिन्यू रहने के लिए आप पगड़ी और पेमेंट प्रीमियम को क्लेम या रिसीव नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि अगर आपने RCA की प्रीवियस परमिशन नहीं ली है तो आप 1 महीने से ज़्यादा का एडवांस किराया भी नहीं ले सकते। ये जो 1 महीने से ज़्यादा का एडवांस किराए वाली बात है, ये प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट हर साल पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखिए। इसमें सिर्फ एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ RCA, मतलब RCA की परमिशन के साथ आप उससे ज़्यादा का एडवांस किराया ले सकते हैं, लेकिन बिना RCA की परमिशन के आप 1 महीने से ज़्यादा का किराया एडवांस में नहीं ले सकते। सबसेक्शन 3 कहता है इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द टेनेंट और एनी अदर पर्सन एक्टिंग और purporting to act on behalf of the tenant or subtenant to claim or receive any payment in consideration of the relinquishment, transfer or assignment of his tenancy or subtenancy as the case may be of any accommodation। तो ये लॉफुल नहीं है टेनेंट के लिए और कोई भी व्यक्ति जो उसके टेनेंट के बिहाफ में एक्ट कर रहा है या कोई भी सब टेनेंट कि वो क्लेम करे या रिसीव करे कोई भी पेमेंट। रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है ख़त्म करना या ट्रांसफ़र करना या किसी और को असाइन करने के लिए टेनेंसी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर सपोज़ टेनेंट जो है वो घर खाली नहीं कर रहा है,
या लैंडलॉर्ड चाहता है कि वो घर जो है वो किसी को ट्रांसफ़र कर दे या किसी को असाइन कर दे, और लैंडलॉर्ड कहता है कि देखिए आप ये पैसा रख लीजिए और आप ऐसा कर दीजिए, तो ये लॉफुल नहीं है टेनेंट को कि वो पैसे रिसीव करे या कुछ भी काइंड कंसिडरेशन में कोई भी चीज़ रिसीव करे और ऐसा कर दे, तो ये लॉफुल नहीं है टेनेंट के लिए। सबसेक्शन 4 कहता है, अब ये जो सबसेक्शन 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसेक्शन 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा समझिए अच्छे से ये क्या कहना चाहता है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू any payment made under an agreement by any person to a landlord for the purpose of financing the construction of the whole or part of any accommodation on the land belonging to or taking on lease by the landlord if one of the condition of the agreement is that the landlord is to let to that person the whole or part of the accommodation when completed for the use of that person or any member of his family, provided that such payment shall not exceed the amount of agreed rent for a period of 5 years of the whole or part of accommodation to be let to such person। तो इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि सपोज एक घर है और उसके ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है और ये छत है और इसके ऊपर ये जो कंस्ट्रक्शन है ये होना है, ठीक है, और यहाँ पे लैंडलॉर्ड रहता है और यहाँ पे टेनेंट रहता है। अब टेनेंट जो है उसके लड़के की शादी होती है और उससे ऊपर का उसको जो छत है वहाँ पे वो चाहता है कि 2 कमरे बना लिए जाएं और वो मेरे को लैंडलॉर्ड बना ले और मेरे को किराए पे दे दे, तो ऐसा किया जा सकता है। और सपोज लैंडलॉर्ड कहता है कि भाई मेरे पास तो पैसे है नहीं, एक काम करो तुम फिनेंस कर दो और जो तुम पैसे दोगे उसको मैं फर्दर रेंट के रूप में एडजस्ट कर लूँगा, तो मैं बना देता हूँ और फर्दर मैं एडजस्टमेंट करता रहूँगा। तो ऐसा करना इस कंडीशन में एडवांस रेंट देना अलाउड है। यही कह रहा है कि अगर फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन होल और पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन के लिए अगर टेनेंट कुछ पैसे लैंडलॉर्ड को देता है तो वो अग्रीमेंट बना के दिया जा सकता है, लेकिन उस पर एक राइडर है कि वो जो भी पैसे देगा वो 5 सालों के रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस वो जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसमें उस टेनेंट को रहना या उसके किसी फैमिली मेम्बर को रहना ज़रूरी है। तो ये समझने वाली बात थी, ये इम्पॉर्टेंट भी है। सबसेक्शन 5 कहता है एनी पेमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 4 शेल बी डीम्ड टू बी पेमेंट ऑफ रेंट इन एडवांस फॉर सच पीरियड फॉर द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी टू विच इट इज़ रिलेटेबल। तो जो भी पेमेंट किया जाएगा उसको पेमेंट इन एडवांस माना जाएगा। तो ये था आपका सेक्शन 4, 5 और 6 ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं आपके साथ सेक्शन 7 एंड 8 डिस्कस करूँगी। सो subscribe to my channel, and if you think that my videos are helping you out then press the like button and comment below कि आपको क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए और आपको कौन से सब्जेक्ट्स पे और वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच।